हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है 28 ईयर्स लेटर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से रूम से जहाँ पे कुछ बच्चे टीवी पे कार्टून देख रहे होते हैं। तभी एक औरत सभी बच्चों को कहती है कि रूम को अंदर से लॉक कर लो। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उस औरत के ऊपर हमला कर देता है। इसी बच्चे के ग्रुप में एक जिमी नाम का बच्चा होता है जो गेट खोलकर बाहर आता है। तो वो देखता है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। जिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो भागकर एक चर्च पे चला जाता है और फादर से कहता है वो लोग आ रहे हैं। फादर जिमी से कहता है तुम जाकर छिप जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी चर्च के अंदर आ जाते हैं और वो फादर को काटने लगते हैं और ये सारी चीज़ें जिमी छुप कर देख रहा होता है। कहानी जाती है यहाँ से 28 साल बाद, जब पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोग मारे जा चुके हैं और बचे हुए लोग एक छोटे से आइलैंड पे रहते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जहाँ के लोग खाने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं तो कभी कभी शिकार पे भी चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जिसका एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम है स्पाई, जो कि कबीले का सबसे डरपोक बच्चा है। और जिमी की वाइफ आयला जो कि ज़्यादातर टाइम बीमारी रहती है और उसे कौन सी बीमारी है ये किसी को भी नहीं मालूम। जिमी अपनी वाइफ को बताता है कि वो अपने बेटे को शिकार पे लेकर जा रहा है। जिमी की वाइफ आयला जिमी के ऊपर भड़क जाती है कि यह तो अभी छोटा सा बच्चा है। स्पाई अपनी माँ को समझाता है कि वो बस स्कूल जा रहा है, उसने गलत सुना है। स्पाई अपने डैड के साथ शिकार पे निकल जाता है। कबीले के लोग स्पाई को गुड लक कहते हैं क्योंकि वो इसका पहला शिकार होने वाला है। कबीले का मुखिया जिमी और स्पाई को वार्निंग करता है कि अगर तुम्हें जंगल पे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें वापस ढूंढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। अब जिमी को भी ये सारे रूल पहले से ही मालूम है। अब मेनलैंड पे जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था जो कि रात के समय पे गायब हो जाता था, क्योंकि रात के समय पे समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण वो रास्ता गायब हो जाता है, जिसके कारण वो रास्ता नहीं दिखता। यानी शाम होने से पहले इन्हें वापस आना होगा। अब दोनों मेनलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां पे अब कोई भी इंसान नहीं रहता है। स्पाई पहली बार इस जगह पे आया था, उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। जिमी उसे समझाता है कि इस जंगल पे बहुत सारे छोटे छोटे गांव है जिससे हमें दूर रहना है। दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। तभी इन्हें सामने एक रेंगता हुआ ज़ॉम्बी दिखता है जो कि कीड़े मकोड़े खा रहा होता है। जिमी स्पाई को कहता है कि यह ज़ॉम्बी सिर्फ रेंग कर शिकार करते हैं और इनकी चमड़ी मोटी होती है, इसलिए तुम्हें इसके गर्दन पे निशाना लगाना होगा। स्पाई काफी ज्यादा डरा हुआ था। स्पाई अपने तीर धनुष निकालकर अपना पहला शिकार करता है। ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर वहां पे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिसे जिमी आसानी से मार देता है। जिमी स्पाई के साथ आगे बढ़ता है जहां उसे एक घर पे हल्की सी आवाज आती है। जिमी उस घर पे जाता है जहां एक आदमी को उल्टा लटका के रखा गया था जो कि जिंदा था लेकिन इन्फेक्टेड था। जिमी स्पाई को उस आदमी को मारने के लिए कहता है लेकिन स्पाई तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। जिमी कहता है वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान नहीं है। काफी फोर्स करने के बाद स्पाई उस इन्फेक्टेड आदमी को मार देता है। दोनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं जहां उन्हें बहुत सारे डेड बॉडी मिलती है जिसे काफी बेरहमी से मारा गया था। वो समझ जाते हैं कि यह काम कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी का नहीं है बल्कि रेंज वायरस का है जिसे जिंदा लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है। यानी इन लोगों की सोचने समझने की शक्ति इंसानों की तरह ही होती है। जिमी कहता है वो आस पास ही है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब ये लोग वापस जाने लगते हैं। तभी इन्हें पहाड़ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूंखार थे। उनमें से एक अल्फा ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है। जिमी जंगल की ओर भागता है। ये ज़ॉम्बी भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। जिमी कुछ ज़ॉम्बी को जैसे तैसे मारता है और बचते बचाते एक घर पे घुस जाता है, लेकिन वो अल्फा ज़ॉम्बी यहाँ भी पहुंच चुके थे। जिमी ज़ॉम्बी को मारता लेकिन उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। वो दोनों किसी तरह से घर के छत पे चले जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। अब थकान के कारण दोनों सो जाते हैं। इधर आइलैंड पे सभी लोग जिमी और स्पाई का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम कि वो लोग इस मेन आइलैंड पे फंस चुके हैं। आधी रात पे स्पाई की आंख खुलती है और उसे जंगल के बीचों बीच आग लगी हुई दिखती है। उसे लगता है जरूर वहाँ पे कोई इंसान रहता होगा। वो डैड से उस जगह के बारे पे पूछता है। जिमी कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं कभी उतनी दूर गया नहीं। अब तभी वो बिल्डिंग हिलने लगती है। दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं। वो बिल्डिंग पुरानी हो जाने के कारण कोलैप्स्ड हो जाती है। जिमी कहता है आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों आइलैंड की ओर बढ़ते हैं जहाँ समुद्र का पानी का लेवल थोड़ा कम था।
दोनों खुशी खुशी समुद्र को पार कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक अल्फा ज़ॉम्बी पड़ जाता है। दोनों भागकर गेट तक पहुंचते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। गेट पे खड़े गार्ड जाग जाते हैं और वो अल्फा ज़ॉम्बी को मारकर दोनों को बचा लेते हैं। अब जिमी और स्पाई सही सलामत वापस आ जाते हैं तो कबीले पे पार्टी रखी जाती है, जहाँ जिमी अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि उसने सारे जंगल के ज़ॉम्बी को मार दिया, वो सबसे अच्छा शिकारी है। लेकिन स्पाई को मालूम है कि उसके डैड बस उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं ताकि कबीले के लोगों को लगे कि स्पाई एक बहुत बड़ा योद्धा है जो कबीले के मुखिया बनने के लायक है। अब यहाँ पे स्पाई अपने डैड जिमी को एक लड़की के साथ देखता है। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। स्पाई वापस अपनी मॉम के रूम पे आ जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी सैम बैठा हुआ था। वो सैम से कहता है, मैं तो बस अपनी मॉम को देखने के लिए आया था कि वो कैसी है। सैम कहता है, आज की पार्टी तो तुम्हारे लिए हो रही है, तुम्हें बाहर एंजॉय करना चाहिए। स्पाई सैम को बताता है कि मैंने मैनलैंड के बीचों बीच एक जंगल पे आग लगी हुई देखी, जरूर वहाँ पे कोई रहता होगा। सैम बताता है कि वो जरूर डॉक्टर कार्लसन होगा। हम 30 साल पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश हम अलग हो गए। मुझे लगा नहीं था वो अभी भी जिंदा है। अब अगली सुबह जिमी रूम पे आता है। स्पाई अपने डैड पे काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है उन्हें उसकी मॉम के बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो तो किसी और लड़की के साथ रहता है। और उसने यह भी बात छिपाई कि जंगल के बीचों बीच में एक डॉक्टर रहता है जो शायद मॉम का इलाज कर सकता है। जिमी बताता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, हम कुछ साल पहले उस आग का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंचे थे जहां हमने उस डॉक्टर को देखा था जो कि हजारों लाशों को जला रहा था। उस डॉक्टर ने हमें देख लिया था, हम डर के वहां से भाग गए। अब स्पाई एक जगह पे आग लगा देता है और सभी लोगों को जाकर आग बुझाने के लिए कहता है। गेट पे भी खड़े लोग गार्ड जाकर आग को बुझाने लगते हैं। स्पाई को मौका मिलते ही वो अपनी मॉम को लेकर उस आइलैंड से निकल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि इस जंगल पे एक डॉक्टर रहता है जो कि आपका इलाज कर सकता है और हम उसी के पास जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है तो स्पाई अपनी मॉम को लेकर एक पुराने से किले पे चला जाता है और अपनी मॉम को सो जाने के लिए कहता है और स्पाई पहरा देने लग जाता है। लेकिन वो तो अभी बच्चा है, उसे रात पे आंख लग जाती है। तभी एक रेंगता हुआ ज़ॉम्बी स्पाई के पास आता है और वो उसे काटने वाला होता है। तभी स्पाई की मॉम उस ज़ॉम्बी को मार देती है। अब अगली सुबह स्पाई की मॉम को खुद याद नहीं था कि उसने उस ज़ॉम्बी को कब मारा। वो बहुत सारी चीज़ें भूल रही थी। वो स्पाई को ही कभी कभी अपना डैड मान रही थी, तो वो कभी कभी खुद से ही बात करने लग जाती है। अब दूसरी तरफ हम जंगल पे एक सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं जो कि जंगल पे ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। बहुत सारे सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक एरिक नाम का सोल्जर बचता है। दूसरी तरफ स्पाई अपनी मॉम के साथ आगे बढ़ता है। तभी एक ज़ॉम्बी इनके पीछे आ जाता है। स्पाई अपनी मॉम को लेकर भागता है और भागकर एक गैस स्टेशन पे घुस जाता है जहाँ पे पहले से ही बायो गैस फैला हुआ था। तभी एरिक वहां आकर एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे गैस स्टेशन के सारे ज़ॉम्बी जल जाते हैं। अब एरिक भी इनके साथ ज्वाइन हो जाता है। स्पाई की मॉम बार बार अपने ही बेटे को डैड बुला रही थी। एरिक स्पाई से पूछता है कि क्या तुम इसके सच पे डैड हो। स्पाई बताता है कि उसकी मॉम बीमार है जिसका इलाज करने के लिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है जो कि जंगल के ईस्ट साइड पे रहता है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया और मेरी मॉम ठीक हो गई तो मैं तुम्हें अपने आइलैंड ले जाऊंगा। एरिक बताता है कि मेरे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, वो बस अकेला बचा है। एरिक अपने मोबाइल पे नेटवर्क चेक कर रहा था। अब स्पाई ने पहली बार मोबाइल फोन को देखा था जो कि उसके लिए काफी नया था। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बी की आवाज आ रही थी। आयला ट्रेन के अंदर जाती है जहाँ पे एक फीमेल ज़ॉम्बी एक बच्चे को डिलीवर करने वाली थी। आयला उस ज़ॉम्बी की मदद करती है और वो एक बच्चे को डिलीवर कर देती है और बच्चा हेल्दी भी होता है। एरिक उस फीमेल ज़ॉम्बी को मार देता है और आयला से कहता है हम इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, यह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। आयला कहती है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। एरिक कहता है उस बच्चे को नीचे रखो नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी वहां पे आ जाता है और वो एरिक को काफी बेरहमी से मार देता है। वो जब अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देखता है उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो दोनों का पीछा करने लग जाता है। स्पाई उस अल्फा ज़ॉम्बी पे बहुत सारे तीर चलाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो अल्फा ज़ॉम्बी दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पे एक आदमी आकर उस ज़ॉम्बी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है।
अब यह बल्कि और कोई नहीं डॉक्टर कार्लसन होता है। वो दोनों से कहता है शायद इस ज़ॉम्बी के होश आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कार्लसन दोनों को अपने सेफ प्लेस पे लेकर जाता है जहाँ स्पाई देखता है कि एक टावर पे सैकड़ों इंसानों के सिर के कंकाल रखा हुआ है। कार्लसन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं शायद अकेला इस दुनिया पे बचा हुआ हूँ जो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन तुम लोगों को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। स्पाई कार्लसन से कहता है कि मेरी मॉम बीमार है, उसका इलाज आप ही कर सकते हो क्योंकि आप एक डॉक्टर हो। कार्लसन बताता है कि मेरे पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं कि आखिर तुम्हारी मॉम को हुआ क्या है। स्पाई कार्लसन को वो ज़ॉम्बी का बच्चा दिखाता है जो कि बिल्कुल हेल्दी था। कार्लसन कहता है बच्चे के लिए हमें दूध की जरूरत है, पानी पीकर ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच सकता। अब रात पे डॉक्टर कार्लसन स्पाई की मॉम को चेक करता है जहां उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम को कैंसर है। स्पाई काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी मॉम अब कुछ दिनों की मेहमान है। आयला कहती है कि मुझे भी लग ही रहा था कि मुझे कैंसर है, लेकिन यह बात बस वो अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। स्पाई और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। कार्लसन स्पाई को समझाता है कि इस दुनिया पे जो कोई भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में। कार्लसन आयला को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और उसे मार देता है और उसके सिर के कंकाल को लाकर स्पाई को दे देता है और कहता है इसे उस जगह पे रखो जहां इसकी सही जगह है। स्पाई अपनी मॉम के सिर के कंकाल को सबसे ऊपर वाले कंकाल के ऊपर रख देता है। अब तभी वही ज़ॉम्बी वहां पे दोबारा से आ जाता है जिसे कार्लसन ने बेहोश किया था। वो दोनों एक बंकर पे छिप जाते हैं। तभी वो अल्फा ज़ॉम्बी कार्लसन को पकड़ लेता है। स्पाई अपना दिमाग लगाकर उस ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है। कार्लसन स्पाई से कहता है इस बेबी को लेकर आइलैंड चले जाओ। अब स्पाई उस बच्चे को ले जाकर आइलैंड के गेट के बाहर रख देता है और वो वापस जंगल पे चला जाता है। लोकल के लोग उस बच्चे को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह बच्चा जरूर स्पाई छोड़कर गया होगा। यह बात जैसे ही जिमी को मालूम पड़ता है वो जंगल की ओर भागता है, लेकिन समुद्र का पानी काफी ऊपर तक आ चुका था। इधर स्पाई मेनलैंड के और भी अंदर जाने का फैसला करता है। तभी उसके पास कुछ ज़ॉम्बी आते हैं। स्पाई कुछ ज़ॉम्बी को मार देता है और भागने लगता है। आगे का रास्ता बंद हो चुका था। तभी वहां पे एक जिमी नाम का बंदा आता है और ये वही बंदा होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग पे देखा था, जो कि चर्च पे चला गया था और जिसके गले पे वो लॉकेट होता है जिसे फादर ने उसे दिया था। और उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। वो सारे लोग उस बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है। अब मैं पर्सनली बताऊं तो ये मूवी मेरे को बकवास लगी। इसका कोई हाथ ना पैर था मूवी के स्टोरी का। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।